गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर 15 में चल रहे थे हम। 15.6 है, बेस थ्योरम में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है। कमी ऐसा रहा कि बोर्ड में ना आई हो, बोर्ड एक्सरसाइज होती है। एक आधा साल अगर छोड़ दे बोर्ड में, 2011 से 10 साल हो गए इसको आते हुए, 10 में से 9 साल ये रही है बोर्ड में, बहुत बार आती है बोर्ड एक्सरसाइज होती है बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम को अगर मैं ये बोलूं, कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो आपने भी पिछली एक्सरसाइज की, टोटल प्रोबेबिलिटी 15 पॉइंट जो करी, कौन सी बोला, 4 प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, ये बोल सकते हैं कॉम्बो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 15.1 का, दोनों को मिला लो, बेस थ्योरम में करती है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी, बेस थ्योरम में पढ़ा रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या वो दिखा दूंगा, एग्जाम्पल भी दे देंगे उसके लिए। तो क्या होता है, दोनों में फर्क बता रहा हूं। पहले बेस थ्योरम, लेट E1, E2 लेट बी द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, लेट E1, E2, E3 set of events E1, E2 be a partition of sample space, be a partition of sample space। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या होगा, उनमें कोई कॉमन नहीं है। एक तो कोई कॉमन नहीं होता था पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी आपको, कि सारे मिलके पूरा सैंपल स्पेस कवर कर देते थे। तो कुछ भी कॉमन ना होने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये बोल सकते हो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते थे। और दूसरी बात, कवर्ड होल सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब यहाँ पे पहले वैसी दो बातें लिख लूं। एक बात तो क्या होते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते थे, दैट मींस पेयर वाइज डिसजॉइंट होते थे। याद अगर आया तो डिसजॉइंट होते थे। E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी होता था, E1 इंटरसेक्शन E3 एम्प्टी होता था। E1 सबका कॉमन में कोई नहीं आता था, E2 इंटरसेक्शन E5 एटसेट्रा सारे एम्प्टी होते थे। एक तो होता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा क्या होता था, एग्जॉस्टिव बोलते थे। एग्जॉस्टिव का मतलब कवर करते थे होल सैंपल स्पेस, कवर करते थे होल सैंपल स्पेस। क्या मतलब, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En सबका मिलके पूरा सैंपल बनाते थे। इनको हम बोलते थे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, जो लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा है। तो E1, E2, En are the partition of sample space है, and ABN arbitrary event है, arbitrary event है, associate with या relate with each of event E1, E2, E3। Then probability लिखा है, of occurrence of any event EI, I1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, N भी, when event A is already occurred, इवेंट ए हो चुका है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 15.1 में होता था, कार्ल बेस थ्योरम। क्या मतलब है बता रहा हूं फॉर्मूला इसका, पर क्या फर्क होता है, हमने ये पढ़ा और अभी पीछे ही हमने एक्सरसाइज में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसमें भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होते थे, पर उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए निकालते थे। इसमें क्या निकालना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट EI, E1, E2, E3 निकालना है when event A is already occurred, जबकि event A given है। event A is already occurred का मतलब क्या हुआ, event A जो है वो given है, हो चुका है, given है, उसमें फाइंड करना होता था। अगर देखिए एक बार दोबारा, दोनों की डेफिनेशन में क्या फर्क होता है, क्या फॉर्मूले में फर्क होता है। ये है लॉ, ये 15.4 का है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कहता है जो सेट ऑफ इवेंट्स है, लेट E1 कहता है E2, En
are the partition of sample space, partition of sample space, and A भी any arbitrary event है, and A भी an arbitrary event है, related to each of event, related to each of event है, to each of event है, E1, E2, E3, En, then probability of occurrence of then probability of occurrence of any event A is called, यहाँ probability of occurrence of any event A है, यहाँ probability of occurrence of any event EI है, यहाँ probability of occurrence of an event A is called law of total probability। ये फर्क होता है। क्या मतलब है, एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी और फॉर्मूले में क्या फर्क है ये बता रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कहना गलत नहीं है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिला लो तो बेस थ्योरम बन जाती है। कहता है लॉ बेस थ्योरम में क्या होता है, E1 E2 En का सेट बी अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे वही है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने 15.4 में करी थी, दैट E1 E2 En आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। कहता है सैंपल स्पेस के टुकड़े, याद करो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को। अभी दोबारा भी बताया था कि क्या मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए पेयर वाइज, और पूरा सारे अगर मिल जाए तो क्या करेंगे, पूरे का पूरा सैंपल स्पेस कवर करेंगे। एंड ए बी एन आर्बिट्रेरी इवेंट, ए क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट है, तो वही कह रहा है ए बी एन आर्बिट्रेरी इवेंट है। कहता है रिलेट टू या एसोसिएट टू या रिलेट विद ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 E3 En। ये बात हो चुकी हुई है। कहता है जो अगर मैं इसका ऐसे बक्सा सा बनाऊं तो ये कहना ये चाहता है कि ये E1 ये E2 में कोई कॉमन नहीं है, E3 में कोई कॉमन नहीं है, E4 में कोई कॉमन नहीं है, पेयर वाइज क्या है, डिसजॉइंट है। पूरा सारे मिल जाए तो पूरा सैंपल स्पेस मेरा क्या हो गया, कवर हो गया। तो कहता है ए रिलेट का मतलब ये होता है ए E1 में भी होता है, ए E2 में भी होता है, ए E3 में भी होता है, E4 में भी, E5 में भी, En में भी, ए सब में होता है। तो कहता है ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट, रिलेट का मतलब ये है एसोसिएट विद ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 E3 En। ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट रिलेट टू ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 E3 En। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। यहाँ तक मैं अगर स्टॉप लगाऊं तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सेम है। इसके बाद चेंज अलाइन क्या, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट EI, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट A। या इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है या इवेंट EI की निकाली जाएगी व्हेन इवेंट A इज ऑलरेडी अकर्ड, जबकि इवेंट A गिवन है। और यहां हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट A इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट EI व्हेन इवेंट A इज ऑलरेडी अकर्ड, कार्ड बेस्ड थ्योरम। मेरा मतलब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसमें A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, A की तो क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A by E2, लास्ट में आते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ En A by En। ये होता है। अब इसमें कैसे लगता है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं निकालना, किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि A ऑलरेडी अक्कड़ है, तो क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI by A, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI by EI मतलब I1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, N भी, क्योंकि N इवेंट्स हैं। A क्यों, जो फाइंड करना है, याद करो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी, ये एक्सरसाइज 15.1 का लग गया। EI क्या हो गया, गिवन है, और A क्या हो गया, सॉरी EI क्या हो गया, फाइंड करना है। A क्या हमारे पास गिवन है। या तुम ये बात कह सकते हो, यहां तक तो तुम्हारा सारे का सारा 15 पॉइंट कहां का काम है, 4 का, और नीचे वाला जो सारे का सारा है
जबकि इवेंट एक दिया हो दूसरा फाइंड करना हो, देन ये वाला सारे का सारा काम, ये बोल सकते हो आप लोग, ये वाला सारे का सारा काम जो ब्लू मार्कर वाला 15.1 का है। 1 में क्या होता था, एक गिवन होता था और दूसरा क्या होता था, फाइंड करना है। जबकि इसमें इवेंट एक गिवन है, EI फाइंड करना है, जो फाइंड करना है ऊपर, जो गिवन है नीचे। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, जिसका फॉर्मूला है, देखो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, EI से हमारा क्या मतलब है, जिस भी इवेंट की बात करेगा, EI A by EI, नीचे लगेगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बनेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI A by EI, नीचे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN A by EN। ये फर्क होता है दोनों में, इसमें दोनों का कॉम्बो लगता है, कॉम्बो 15.4 और 15.1 का कॉम्बो कर लो, बेस थ्योरम बन जाएगी। 15.4 अपने आप में एक थी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो कहता है लेट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, E1 E2 EN आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड AB any arbitrary event related to each of the event। जो उस दिन आए थे लास्ट लेक्चर में थे 15. उसके 4 के, तुमको पता है ये क्या कहा गया, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, E for EN है, तो A इसमें भी होता है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है। तो कहता है E1 E2 E3 A हर एक के साथ रिलेटेड है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट EI व्हेन इवेंट A इज ऑलरेडी अकर्ड। ये फर्क होता है, एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे दोनों में एग्जांपल क्या लगेगा, ऊपर एग्जांपल देके समझा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एग्जांपल, एक बैग है, जैसे मान लो 4 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। एक दूसरा बैग है, 2 रेड बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है। अब वो क्या कहता था इसमें, कहता है एक बैग को सिलेक्ट करो, ए बैग इज सिलेक्टेड, सुनते रहना, सिलेक्टेड है। और एग्जांपल 4 रेड बॉल्स है, बिल्कुल सेम, 5 ब्लैक बॉल्स है, 2 रेड बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है। वो कह रहा है एक बैग इज सिलेक्टेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a red ball। अब वो कह रहे हैं बैग इज सिलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन, इफ ball drawn is found to be red, if ball drawn is found to be red, if का मतलब होता है given है, यहाँ पे if का मतलब क्या होता है, ये चीज given है और इसमें ये चीज फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इफ बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन जो होगी वो किसमें से होगी, फ्रॉम बैग 2 में से होगी। ये बेस थ्योरम की थ्योरी थी, समटाइम कुछ इसको बायस थ्योरम भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क। ये जो थ्योरी है वो नीचे में लिखी है बेस थ्योरम की, इसी का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल है ऊपर जो लिखा हुआ, ये ऊपर एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ये बायस थ्योरम का है या बेस थ्योरम, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। अगर मैं एग्जांपल को पढ़ूं, इसमें भी एग्जांपल को पढ़ो तो मुझे क्या लग रहा है, दोनों में क्या फर्क है। एक बैग को सिलेक्ट करो, इसमें भी बैग को सिलेक्ट करना, E1 E2 हम बैग को सिलेक्ट मानते थे, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, बॉल को ड्रॉन करना, इसमें बॉल ड्रॉन करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो रेड बॉल होगी। इसमें इफ बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, अगर वो रेड थी, क्या प्रोबेबिलिटी वो बैग 2 में से आई है। ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, तो ये बैग 1 है मतलब ये बैग 2 है। मेरा मतलब ये था
कि यहाँ पे E1, E2 इवेंट क्या लेते थे ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 और बैग 2 रिस्पेक्टिवली, और ए क्या लेते थे गेटिंग अ रेड बॉल, ए क्या लेते थे इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल को लेते थे, याद करो। तो मुझे इस क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, ए फॉर्मूला तो मैंने लिखवा रखी है। इसमें भी वही बात कह रहा है, क्या बोला E1 E2 क्या है, E1 E2 बी एन इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 2 रिस्पेक्टिवली, यहां तक तो वही है, यहां भी ए इवेंट है ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल को ए माना गया, इसमें भी रेड बॉल को ए माना, इसमें भी रेड बॉल को ए, E1 E2 इसमें भी, पर इसमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें ए नहीं निकालनी, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 को क्या मानना है E2, क्यों E1 क्या मानना है बैग 1, E2 क्या मानना है बैग 2, तो बैग 2 E2 है, तो क्या निकालना है E2 बाय ए, क्यों E2 बाय, E2 है बैग 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 E2, एक है रेड बॉल का आना, एक है रेड बॉल का आना, और वो गिवन है इफ बॉल रन फाउंड टू बी रेड, कहता है ये निकालना है, ये ट्राई है, ये फर्क है इसके फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में, ये थ्योरी में फर्क है, दोनों की थ्योरी में क्या फर्क है पढ़ के देख लो, पहले थ्योरी अगर दिमाग में आ जाती है, दोनों का डिफरेंस पेपर में याद आएगा, क्वेश्चन डेड श्योर आएगा, ठप्पा लगवा लो, इन दोनों में से एक जरूर आएगा एक्सरसाइज में से, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें इतना सा फर्क है बस, ये दोनों का कॉम्बो है, 15.4 और 15.1 का कॉम्बो है बेस, इसमें हमें एक इवेंट गिवन है, दूसरा निकालना है, इसमें ये ए इवेंट ही निकालना है, ए इवेंट निकालना है, लिखा हुआ है क्लियरली रेड बॉल निकालो, इसमें लिखा हुआ है अगर बॉल ड्रॉन रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 2 में से निकालो, जैसे भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कुछ थोड़े से टिप्स बता देता हूँ। क्या बोला E1 E2 E3 En बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट है एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द इवेंट, तो यहाँ कुछ थोड़े बहुत टिप्स लिखवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको पता चल जाए, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हो तो कई बार ये थोड़ा सा बच्चे से रह जाता है, यार मैं किसको E1 E2 मानूं, किसको A मानूं, तो 3-4 मेरे ट्रिक्स हैं कि आप इन प्रैक्टिकल नोट है कि क्वेश्चन में देख के कैसे पता चलेगा कि इसको E1 E2 मानना है कि इसको A मानना है। फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने करवा चुका था, इसको पूरी थ्योरी को भी रहने देता हूँ, क्वेश्चन शुरू कराता हूँ आपको, एक आधा भी स्टार्ट हो गया तो आपको समझ लग गई क्या फर्क है। उससे पहले एक नोट है, प्रैक्टिकल नोट है, इन क्वेश्चन इफ वी आर confused that which of the event is E1 E2 and which of the event is A, we are confused that which of the event, ये अपनी तरफ से नोट लिखवाए जाते हैं, उसको वहीं तक समझना है, which of the events are E1 E2 and which are event A. Then there are some tricks. To judge. सबसे पहले ट्रिक, जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, उसको E1 E2 मानते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट events are E1, E2, En and A is dependent event. A जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है। बाय चांस जिसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की भी समझ ना हो, एक इंग्लिश की भाषा में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट भी ना पता हो, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं जो किसी पे डिपेंड ना करे, और डिपेंडेंट जो किसी ना किसी पे डिपेंड करे, तो ये भी ना पता हो, फिर भी आप ये देखोगे जो दोनों इवेंट में से पहले होगा, जो दोनों इवेंट में से पहले होगा, पहले उसको E1 E2 मानना देसी भाषा में। जो दोनों इवेंट्स में से पहले होगा
उसको E1 E2 मान, En मान, और जो बाद में होगा उसे इवेंट ए मान, अगर आपको ये पता चल जाए। दो इवेंट होंगे, क्वेश्चन में पढ़ के दिखा रहा हूं, जो आपको लगे पहले काम हो गया है, अगर आपको कुछ याद हो, जैसे यही है, अब आप आराम से सोचना। एक बैग को सिलेक्ट करना है आपने, इसमें से क्या कहा, एक बैग को सिलेक्ट कर लो, एक बॉल निकाल लो, वो रेड बॉल हो, क्या प्रोबेबिलिटी है, बैग 2 में से है। मुझे सबसे पहले आप ये सोचो, पहले बैग को सिलेक्ट करोगे कि पहले बॉल निकालोगे, आप बता दो। पहले इन दोनों में से कोई बैग सिलेक्ट करोगे फिर बॉल निकालोगे, कि पहले बॉल निकालोगे फिर बैग सिलेक्ट करोगे? पहला इवेंट जो होगा वो कौन सा है, ये सोचना। जो पहले काम होगा, पहले बैग सिलेक्ट होगा फिर बॉल निकाली जाएगी, कि पहले बॉल निकाल लोगे फिर बैग को चुनोगे, कौन सा है? ऑब्वियस ही बात है, पहले क्या चुनोगे, बैग को। बैग सिलेक्शन पहला काम है, तो E1 E2 उसी को मानना है, बैग को सिलेक्टेड। और ए बॉल निकालना दूसरा काम है, तो ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल दूसरा माना है, ए को दूसरा माना है। जो दोनों इवेंट में से पहले जो हो जाएगा, पहले होगा, उसे E1 E2 EN मानना है हमेशा, देसी भाषा में। बिल्कुल आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो आपको लगे यार ये दो इवेंट है, इनमें सोचो पहले क्या होगा, वो E1 E2, जो बाद में होगा वो ए मानना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, चाहे आपका एक्टिवा, कार, चाहे बाइक है, कुछ भी है। तो मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया हमारे पास कार को इंश्योर्ड कराते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है, और बाइक को कराते हो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है, और स्कूटर कराते हो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है, इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी बता रखी है। एक इंश्योर्ड व्हीकल मीट हो गया एक्सीडेंट के साथ, मतलब एक इंश्योर्ड व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, कार का किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, सोचना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो कार के साथ हुआ है? मेरा मतलब वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट विद द एक्सीडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है वो इंश्योर्ड व्हीकल कार थी? तीन चीजें अपने दिमाग में सोचो, कार, ठीक है मेरे पास कार है, स्कूटर है और बाइक, मैंने एक्टिवा है, मैंने तीनों का अपना इंश्योरेंस कराना है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, या इंश्योरेंस कराना है। फिर बाई चांस किसी का जिसने इंश्योरेंस करा रखा होगा, उसका वन ऑफ द व्हीकल उन तीनों में से एक्सीडेंट हो गया, उसका कहीं छोटे मोटे लग गया उसका, तो एक्सीडेंट हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो इंश्योर्ड व्हीकल लगा वो कार थी? उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आप इसमें कुछ ना सोचो, देसी भाषा में सोचो, पहले इंश्योरेंस होगी, बाद में एक्सीडेंट होगा, कि पहले एक्सीडेंट करवा लिया उसके बाद तुम इंश्योरेंस कराओगे? बस ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में सोचनी है। हर क्वेश्चन को आपने बिल्कुल इजीली दिमाग से पढ़ना है। पहले इंश्योरेंस कराओगे फिर एक्सीडेंट होगा, कि पहले एक्सीडेंट होगा फिर इंश्योरेंस कराओगे? ऑब्वियस ही बात है, पहले अपने व्हीकल्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, सभी ने, होगा या नहीं होगा तो बात क्या, जिनका भी होता है एक्सीडेंट उन्होंने अपने व्हीकल का पहले इंश्योरेंस करा रखा है, तो पहले इंश्योरेंस कराएंगे उसके बाद उसका एक्सीडेंट होगा। तो इसका मतलब E1 E2 क्या, E1 E2 E3 क्या हुआ, इंश्योरेंस होना, किसका, कार का, स्कूटर का, एक्टिवा का, और ए क्या था इवेंट, उसका एक्सीडेंट होना। तो ये चीजें जो हैं ये सोचनी पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन होती है तो ये देसी मेरा ले जाओ आप, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं पता, अगर पता है जिसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, तो फिर भैया आपका बढ़िया जो इंडिपेंडेंट है, बैक को चुनना इंडिपेंडेंट है और रेड बॉल को चुनना डिपेंडेंट है, क्योंकि रेड इसमें भी डिपेंड कर रही है, इस पे भी। बैग 1 का चुनना इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बैग 2 पे, बैग 2 का चुनना इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही बॉल्स पे डिपेंड कर रहा है। बैग 1 बैग 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, और ए क्या है, रेड बॉल इसमें डिपेंडेंट है। तो ये चीजें हमें सोचनी है। अब मैं रब करके पूरा फुल फ्लश क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। दोनों में फर्क बस सिर्फ इतना है कि उसमें ए पे निकालना था, इसमें ये वाला ए इवेंट क्लियरली गिवन होगा, पर निकालना जो होगा वो EI निकालना होगा, मे बी बैग 2, मे बी बैग 1, जैसे ये एग्जांपल दिया E2I निकालना है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ये है। अगर आपको दिक्कत होती है E1 E2 को चुनने में, तो मैंने आपको एक छोटा सा सस्ता सा तरीका बता दिया। अगर आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की नॉलेज है प्रोबेबिलिटी में, तो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं E1 E2, ए होता है डिपेंडेंट इवेंट, जो पहले हो गया वो E1 E2, जो बाद में होगा वो ए होगा। तो ये चीजें आप देख लो, अगर जिस तरह से भी कैच करते हो। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ पूरा फुल फ्लश, बस उसके बाद तो चल देंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक ही क्वेश्चन में है स्टार्टिंग, बस ये बात याद रखना, जो पहले होगा वो E1 E2, जो बाद में होगा जो ए होगा, जो डिपेंडेंट होगा वो ए होता है, इंडिपेंडेंट जो होता है वो E1 E2 होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में 15.6 है,
इस समय इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजों में से एक है। 15.5 और 6 में से ऐसा कोई साल कम ही रहा है, जिस साल की बात मैं कर रहा था 15.6 का नहीं आया, उसमें 15.5 का आया था, तो दोनों में से एक क्वेश्चन रहा ही रहा है। एक बैग कंटेन वन वाइट बॉल, ए बैग कंटेन वन वाइट बॉल, 6 रेड बॉल है और वाइट बॉल है। एक दूसरा बैग है जिसमें 4 वाइट है, 3 क्या है, रेड है। वन बैग इज सिलेक्टेड, वही बैग को सेलेक्ट करो। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, उसने बोला एक बैग, वही एक बैग को सेलेक्ट करो, उसमें से एक बॉल निकालो। अगर वो फाउंड टू बी वाइट, वो बॉल अगर वाइट हो, अगर वो बॉल वाइट हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो बैग ए में से आई है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करने की, आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे E1 E2 पता चलता है, कैसे ए। सबसे पहले बैग को सेलेक्ट करोगे फिर बॉल निकालोगे, कि पहले बॉल सेलेक्ट करोगे फिर बैग निकालोगे। सोचना, पहले बैग को सिलेक्ट करोगे फिर बॉल निकालोगे, कि पहले बॉल निकालोगे फिर बैग को सिलेक्ट करोगे। ऑब्वियसली बात है, पहले हम क्या करेंगे, बैग को सिलेक्ट करेंगे। तो लेट E1, E2 be an event of selecting bag 1 and bag 2 respectively। बैग 1 और बैग 2 को जो लगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ जाएगी, सोचो 1/2 बैग 1 को सेलेक्ट करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, 1/2। A be the event of selecting a white ball का A be the event of selecting a white ball का आना मैंने क्या माना हुआ है, A। A with the event of selecting a white ball को माना मैंने A मान लिया है। तो मैंने क्या निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, पढ़ लो चाहे। कहता है एक बैग को सिलेक्ट करो, उसमें से क्या निकालो, एक बॉल निकाल लो। अगर वो बॉल रन वाइट है, दिया हुआ है, अगर वो बॉल रन वाइट है, क्या प्रोबेबिलिटी हो बैग 1 में से आया, बैग A में से आया है। ये अर्न 1 है, अर्न मतलब बैग ही होता है। ये अर्न 2 है, अर्न B है। E1 E2 विद द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अर्न A अर्न B लिख लो, एक ही बात हो। तो उसने बुक पर ने अर्न बोला तो अर्न लिख लो, बैग ही होते हैं अर्न। तो अर्न A और अर्न B है रिस्पेक्टिवली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, 1/2। E2 कितना होगा, 1/2। A विद द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 में से आया, अर्न A में से आया। अर्न 1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1 प्लस नीचे लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा सारा E1 A बाय E1 प्लस E2। बाकी काम तो सारा लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का ही आपको करना है। E2 इसको मान लो फर्स्ट A बाय E1 क्या होगा, A क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट ऑफ A बताता है सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल या सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल। A तो ये बताता है, पहले A को तो लिख लो। A क्या बताता है, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल। when E1 क्या बताता है, E1 अर्न A बताता है, E1 अर्न A बताता है। कहता है इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न A या बैग A में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अर्न 1 में से रेड बॉल का आना, तो क्या आएगा 6C1 अपॉन 7C1। फेवर में 6 हैं, टोटल में 7 हैं, तो ये आता क्या है, फेवर अपॉन टोटल होता है। तो आप 6/7 लिख सकते हो, 6 से लिख लो, 6 से लिख लो। फॉर्मूला तो फेवर अपॉन टोटल को होता है। तो फेवर वाइट को रेड को कितने करेंगे, वाइट बॉल है, वाइट बॉल फ्रॉम 1 में से, वाइट तो 1 है, 1C1 है, सॉरी 1 है, वाइट तो 1 है, तो 1/7 हो जाएगा। वाइट को फेवर कितने करेंगे, 1, टोटल कितने 7, चाहे 1/7 लिख लो, चाहे 1C1/7 C1, जिसको ये समझ है वो ये लिख लेनी, तो ये लिखना, ये लिख लो। फिर A/E2 क्या होगा, सोचो A/E2 होगा इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल। ये तो वाइट बॉल ही बता रहा है, E2 किसको बता रहा है, फ्रॉम बैग A में से, फ्रॉम अर्न B में से। E1 किसको बता रहा था, अर्न A में से। E2 किसको बताता है, अर्न B में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना होगा, सोचो जरा,
A/E2 बैक 2 में से y बॉल आना कितने में से आएगा, फेवर करेंगे 4, टोटल होंगे 7, फेवर अपॉन टोटल आपने 4/7 लिखना, 4/7 लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसमें भी 7 बॉल है, इसमें भी 7 बॉल है। इन सब की वैल्यू कहाँ पुट करा दो, इन 1 में पुट करा दो, इन 1 में। तो यहाँ जगह नहीं होती तो मैं यहाँ करा देता हूँ, तो बस वैसे तो कराना ही है, तो मैं आपके लिए ट्राई लिख दूंगा, आगे से तो मैंने ट्राई लिख देना, सारी वैल्यू निकाल के E1/A, तो क्या होगा 1/2, A/E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/7, नीचे आएगा 1/2, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1/7, 1/2, 4/7, एक ही बात है। ऐसे लिख लो C1 में 1/7 ऐसे लिख लो, 4C1 का मतलब 4, 7C1 का मतलब 7। चलो ये पहला क्वेश्चन था आपके 15.6 का। अब तीसरा दे रहा हूँ, खुद करो जरा 2 मिनट के अंदर अंदर, इसी को देखते देखते फिर हाथ चलना शुरू हो जाएगा। 5वें के बाद फिर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करो, इसको पहले इसको देखो आराम से, अब फिर मैं थर्ड की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, जब तक ये लिख रहा हूँ करो नोट इसको, फिर मैं थर्ड दूँ। करो 2 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल है, 2 रेड है 3 ब्लैक है, एक दूसरा बैग भी है, 2 रेड है 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक है, 4 रेड है 1 ब्लैक है, 1 ब्लैक। ये क्या दे रखे हैं, आंस की बात ही करेंगे। चलो आन का है, आन लिख लो, आन 1 3 आन दिए हैं, बैग 2 बैग 3। चलो वो इसमें से क्या कहता है, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, पढ़ लो चाहे, 1 बैग सेलेक्ट करना है, 1 अनसेलेक्ट करना है, एंड ए बॉल इज डाउन, उसमें बॉल निकालो। अगर वो बॉल रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी हो सेकंड बैग में से आए। एक बॉल को निकालो, एक बैग को सिलेक्ट करो, ए बैग इज सिलेक्टेड, पहले एक बैग को सिलेक्ट करो, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, इफ बॉल ड्रॉन इज रेड, find the probability it is from bag 2, find the probability ball drawn from bag 2, bag 2। अगर एक रेड बॉल ही निकालनी है, देखना जरा अच्छी तरह, हाँ रेड ही निकालनी। ये सारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी जो मैंने लिखी थी, ये सारा क्वेश्चन दिया। तो इस बार 3 बैग है, तो इस बार क्या आ जाएगा 3। लेट E1, E2, E3 मान लेंगे, लेट E1, E2, E3 be an event of selecting on A, on B और on C respectively, on A, on B and on C respectively। अब 3 ऑन थे, तो तीनों ऑन में हमने क्या मान लिया, E1, E2, E3 मान लिया। तो पहले ऑन को सिलेक्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले ऑन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवर, प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है फेवर अपॉन टोटल। ऑन 1 को एक ही फेवर करेगा, क्यों, मतलब E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आराम से यहाँ यही से अपने दिमाग में रखो, E1 कह रहा है ऑन A को, तो फेवर में कितने हैं, ऑन A एक ही है, टोटल कितने हैं 3 है, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की भी क्या आएगी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी कितनी आएगी, तीसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तीसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी सोचो 1/3। तो तीनों की क्या आ गई 1/3, ये देखो इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, क्यों 3 बैग हैं। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ, क्या बात कर रहा है, कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब रेड बॉल की बात वो कर रहा है, रेड बॉल पर वो क्या कहता है बैग 2 में से आया, उसने बोला मैं बैग 2 में से आया, बैग 2 में से आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा E2/A। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा E2, A/E2, नीचे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, मतलब E1 A/E1, E2 A/E2, तीसरी भी है तो E3 A/E3, इसको फर्स्ट मान लिया। A/E1 क्या होगा, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल आ जाएगी, वाइट की जगह क्या आ जाएगा रेड बॉल, फ्रॉम बैग 1 में से रेड बॉल कहां से आएगी बेटा, फ्रॉम बैग 1 में से। तो बैग 1 में से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बैग 1 में से रेड बॉल आने की, रेड बॉल की फेवर में 2, टोटल में 5, तो 2/5 आ जाएगा, सोचो 2/5। बैग बी में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बैग बी में से रेड बॉल 2/6, फेवर में कितने हैं 2, टोटल में कितने हैं 6, तो क्या आ जाएगा 2/6। फिर A/E3 भी ले लो, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अब बैग 1 में से, ये ऑन 2 में से,
ये अर्न 3 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 क्या होगा सोचो, बैक कह लो अर्न कह लो एक ही बात है। तीसरे से रेड बॉल को फेवर 4 करेंगे, टोटल 5 है, तो 4C1 अपॉन 5C1, तो 4/5 वाली और फेवर पॉइंट टोटल। इन सब की वैल्यू कहाँ पुट करा देना, इन वन में करा लोगे अपने आप, ट्राई लिख लो बस ऐसे ही वन में पुट करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई 1/3, फिर A बाई E2, A बाई E2 की कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, A बाई E2 की 2/6, फिर 1/3, 2/5, 1/3, 2/6, 1/3, 4/5, आंसर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई। चलिए और क्या करना है, आराम से कर लो नोट, आ गए तो बस ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप निकालो, फिर करो आराम से करो। मैं फिफ्थ की स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, तब तक मोटी मोटी बात लिखवा देता हूँ, नहीं तो बुक पढ़िए तो बुक में से पढ़ो, ये बैक 2 में से बोला गया था। फिफ्थ, a bag contains 3 red balls, 4 white balls, 3 red balls, 4 white balls। बैग 2 कंटेन 2 बैग है, इस बॉक्स में बोला हुआ बैग, तो बैग लिख देंगे। 2 balls, ये तो 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, 2 बॉलें निकालनी है हमें। अब क्या निकालनी है, 2 बॉलें निकालनी है। 2 balls are drawn, 2 बॉलें निकालनी है। 2 balls are drawn, one after the other, without replacement। If the second ball drawn is to be white, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ही वाइट होगी, ये तो कराया भी हुआ है आपके पास, बिल्कुल सेम है, डाटा भी देख लो अगर वही ना सेम हो। कहता है बिल्कुल सेम है, तो सेम है 15.1 का। देखने अगर वहाँ डाटा थोड़ा चेंज हुआ तो मैं यहाँ भी आपको रिवाइज करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन खोल के देख लो। 12th है, 12th क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल 15.1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 15.1 का 12th क्वेश्चन है। तो देखो जरा, डाटा थोड़ा चेंज है, इसमें रेड बॉल निकालनी है, इसमें व्हाइट बॉल निकालनी है, एक बैग है इसमें 2 बॉलें निकालनी है। तो इसका सैंपल स्पेस हमने क्या मानना था, वो कहता है 2 बॉलें निकालो, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम कैसे निकाल देते हैं, लेट R1 R2 and W1 W2 be an event of getting रेड बॉल। नॉन यूनिफॉर्म वालों के होते थे एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म सैंपल स्पेस का एग्जांपल होते थे। बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एंड वाइट बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनता था, याद करो, रिस्पेक्टिवली। तो पहली रेड आ जाए, दूसरी वाइट आ जाए, पहली रेड आ जाए, दूसरी रेड आ जाए, पहली वाइट आ जाए, दूसरी रेड आ जाए, पहली वाइट दूसरी वाइट आ जाए। W1 W2 W1 नहीं चलता था, ये W2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड राउंड को। वी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड एंड वाइट बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। तो W2 जो है और R2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड राउंड को, और W1 और R1 किसको रिप्रेजेंट करता था, फर्स्ट राउंड को। तो ये बात पहले हो चुकी थी, तो उल्टे नहीं हो सकते, सेकंड राउंड पहले नहीं हो सकता, सेकंड राउंड ये क्या है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड पहले नहीं कर सकते थे। पहले हमेशा कौन सा राउंड होगा, फर्स्ट राउंड होगा। तो सैंपल साइज बनता था R1 W1 R2 W2 W1 R2 W1 W2। अब पढ़ो जरा, इवेंट का दिया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, इफ सेकंड सिलेक्शन ड्रॉन टू बी वाइट,
क्या प्रोबेबिलिटी है पहली भी वाइट होगी, अगर सेकंड वाइट है तो पहली भी वाइट होगी, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड सिलेक्शन टू बी वाइट, ए बी द इवेंट दैट second wall is white, event of getting white wall in second round, कहता है दिया if second wall drawn to be white ये given है, क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड करना है getting white wall in first round, कि पहली राउंड में भी white आए, in first round। देखो जरा ये क्या बता रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग white ball in second round, सेकंड राउंड में white आए, सेकंड राउंड में white आने का मतलब क्या हुआ, केस ले लो इसमें से, सेकंड राउंड में white आए तो ये सेकंड राउंड में white आना चाहिए, तो ये केस आएगा सेकंड राउंड में white का, एक ये केस आएगा, दो केस आएंगे, रेड वन W2 और W1 W2, ये दो केस आएंगे। इवेंट ऑफ गेटिंग दैट वाइट बॉल इन फर्स्ट राउंड में वाइट होना चाहिए, फर्स्ट राउंड में वाइट है नहीं, फर्स्ट राउंड में वाइट है नहीं, ये केस आएंगे W1 R2 W1 W2। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? हाँ, इन दोनों में देखो कोई कॉमन जरूर होगा, A इंटरसेक्शन B, ये दोनों में देखो कॉमन है, तो कौन सा केस कॉमन है? W1 W2। जो फाइंड करना था उसको क्या रखते थे? ऊपर, जो गिवन था उसको नीचे रखते थे, अगर फॉर्मूला याद हो, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इंटरसेक्शन में कौन से केस आएंगे? W1 W2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, और A में कौन कौन से केस आएंगे? A में R1 W2 प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 W2, या फिर दूसरा केस एक और आएगा W1 W2। हमने ऐसे करा हुआ था, सोचिए हमने ऐसे किया था, तो क्या आएगा W1 W2 का इवेंट क्या आएगा? W1 पहली भी वाइट दूसरी भी वाइट, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये मत भूल जाना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, दोनों की दोनों वाइट होनी चाहिए, तो दोनों की दोनों वाइट होंगी तो क्या आएगा? 4C1 by 7C1 into 3C1 by 6C1 अपॉन W1 W2, पहली वाइट दूसरी वाइट, पहली वाइट 4 में से दूसरी 3 में से, 4C1 by 7C1 3C1 by 6C1, पहली रेड दूसरी वाइट, पहली रेड होने के कितने चांस है? 3C1 by 7C1, दूसरी वाइट होने के कितने चांस है? दूसरी वाइट 4C1 by 6C1। क्यों 6C1? विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, ये इसका आंसर है, सोचना। प्लस पहली वाइट दूसरी वाइट, पहली वाइट कितने में से आएगी? 4 में से, पर दूसरी फिर 4 में से नहीं आएगी, विदाउट रिप्लेसमेंट है, दूसरी कितने में से आएगी? 3 में से, टोटल कितने देंगे? 6, तो ये बनेगा। दोबारा सुन लो, बिल्कुल सेम है, लिखा नहीं मैंने, लिख तो दिया था, सेम है 15.1 का 11th, पुरानी बुक में तो 12th 2 क्वेश्चन थे, तो नई बुक में तो मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो आपके पास 12th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी जैसे, सेम एज 12th क्वेश्चन। दो वाले चुननी है, रेड वन W2, रेड वन रेड 2, W1 रेड 2 और W1 W2। तो फिर इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इन सेकंड राउंड, ये गिवन दिया हुआ है, सेकंड बॉल ड्रॉन इज टू बी, ये गिवन देते हैं, तो गिवन में ये दो केस बनते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सैंपल स्पेस है, ये कौन सा होता था? नॉन यूनिफॉर्म, किन्हीं दो की प्रोबेबिलिटी जरूर चेंज होती थी, अगर आपको याद हो, बता दिए, बस सेम वही क्वेश्चन है। इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट राउंड, तो पहले में वाइट इसमें आएगा, इसमें कॉमन आएगा, हाँ कॉमन, ये दोनों में कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन भी अपॉन ए, इंटरसेक्शन में एक ही केस है, पर ए में 2 केस हैं, इन दोनों केसों का क्या हो जाएगा? सम, तो निकाल दो प्रोबेबिलिटी। 4/6 6 किया है, पहले 4 में से 7, फिर 3 में से 6, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट दिया। एक कर दो बस, 7th आज के लिए इतना ही बहुत है, 7th क्वेश्चन कर दो, वो इसी जैसा है, बेस थ्योरम जैसा ही है, फिर आप इतना कर लेना 10 तक, फिर आगे चला देंगे। इन अ फैक्ट्री मशीन्स 1 2 3 मैन्युफैक्चरिंग, 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 फैक्ट्री दे रखे हैं, 3 मशीनें उन्होंने लगा रखी है, फैक्ट्री एक है, सॉरी इन्हें बोल्ट फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री है, 3 मशीनें लगा रखी हैं, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, ये 3 मशीनें लगा रखी हैं, इनकी प्रोडक्शन दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ये कितना बनाती है? 60% बनाती है पूरे माल का, ये 25% बनाती है जितना ही माल बनता है, ये 15% बनाती है, तीसरी मशीन कम बनाती है, 3 मशीन लगाती है। ऑफ द
टोटल ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 1%, 2%, 1% डिफेक्टिव बना देती हैं। ये डिफेक्टिव भी बनाती हैं बोल्ट कंपनी है, ये 1% बनाती है डिफेक्टिव, ये 2% बनाती है, ये 1% बनाती है, डिफेक्टिव भी बनाती है। ए बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, कहते हैं किसी भी एक मशीन में से एक बोल्ट को सिलेक्ट करो, एक बोल्ट इज सिलेक्टेड, एक बोल्ट को सिलेक्ट करो। क्या प्रोबेबिलिटी है मशीन 1 ने दी कि 2 ने दी कि 3 ने दी? क्या प्रोबेबिलिटी है? वो मशीन 1 ने दी, पहले मशीन 1 का निकालो, फिर 2 का, फिर 3 का, 3 केस पूछे। प्रोबेबिलिटी दैट मशीन 1 ने दी। प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इट इज मैन्युफैक्चर, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन 1। वो कहता है एक बोल्ट बनाने वाली कंपनी है, मान लो एक कंपनी है जो बोल्ट नट बोल्ट होते हैं, जो पेच पूछ होते हैं, उनको बनाती है। तो कहता है प्रोडक्शन उसने 3 मशीनें लगा रखी है अपनी कंपनी में, 1 2 3, उनकी प्रोडक्शन दे रखी है 60%, ये 60% प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है, 25 15, पर प्रोडक्शन करते करते कुछ डिफेक्टिव बना देती है, 1% डिफेक्टिव बनाती है, मतलब 100 में से 1 बनाती है खराब, ये 100 में से 2 बनाती है मशीन ऐसी है, ये 100 में से 1 बनाती है, हर 100 के पीछे 1 2 1% बनाती है। वो कहता है बोल्ट को सिलेक्ट करो, कहता है बोल्ट को निकालो, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एक बोल्ट को सिलेक्ट करो एंड ये तो लिखवा है एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर बाय मशीन 1 है? एक बोल्ट को सिलेक्ट करो एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, बीच में लाइन बोली मैंने लिखी नहीं, ए बोल्ट इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एक बोल्ट को निकालो और वो आपको डिफेक्टिव मिले, फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन 1। क्या प्रोबेबिलिटी है? वो मशीन 1 में थी, ये मतलब है। एक बोल्ट को ड्रॉन करो एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी है? मैन्युफैक्चर बाय मशीन 1। क्या प्रोबेबिलिटी है? ये मैन्युफैक्चर जो का मशीन 1 करेगी, ये मतलब है। प्रोडक्शन थी मशीन 1 2 3 ने, पहले की प्रोडक्शन 60%, दूसरे की 25%, तीसरे की क्या होगी 15%। वो क्या करा? डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है मशीन 1% 2% 1%। अब सोचो जो मैंने देसी तरीका बनाया था, एक तो ये प्रोडक्शन करती है मतलब बोल्ट बनाती है, उसमें से कुछ क्या बन जाते हैं डिफेक्टिव, पहले प्रोडक्शन करेगी फिर डिफेक्टिव बोल्ट बनेंगे, कि पहले डिफेक्टिव बोल्ट बनाएगी फिर प्रोडक्शन होगी, ये तुम्हें सोचना है। ये मैंने देसी बात कही थी आपको। सोचो पहले प्रोडक्शन होगी फिर डिफेक्टिव बोल्ट बनेंगे, कि पहले डिफेक्टिव बोल्ट बनाएगा फिर प्रोडक्शन होगी, ये चीज सोचो जरा। और यही चीज आपने पेपर में लिखनी है। क्या बोला कि वो पहले क्या काम करेगा उसको देखना है, एक बोल्ट को ड्रॉन करना है, फाउंड टू डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी मशीन 1 ने किया तो E1 बाय A, यहां से ये तो पता चल गया E1 बाय A। तो क्या कहता है पहले क्या लेगा? डिफेक्टिव बोल्ट लिखूं कि प्रोडक्शन लिखूं? सोचो जरा, E1 E2 E3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्शन, इसकी वाला बोल्ट्स की कौन बना रहा है? बाय मशीन 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो मशीन 1 बनाएगा, कितनी प्रोडक्शन करता है मशीन 1? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60% बना देता है, 60% मतलब 60 बाय 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आता है? 25%, 25 over 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 टोटल प्रोडक्शन का 15% बनाता है, 15 बाय 100। एक बोर्ड को सिलेक्ट करो, पहले प्रोडक्शन सिलेक्ट करोगे फिर एक बोर्ड को सिलेक्ट करो एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बोर्ड, उसको डिफेक्टिव बोर्ड मिलेगा, बनाते बनाते डिफेक्टिव बन ही जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है मशीन 1 ने दी है, तो क्या आएगा फॉर्मूला E1 बाय A। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाय E2 प्लस लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, E1 वाला भी लगेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाय E2। कितनी मशीनें? 3 मशीनें, 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने आप वैल्यू पुट करना A बाय E3, ये वाला फॉर्मूला बन गया। सोचो ये फॉर्मूला बन गया, पहले प्रोडक्शन फिर डिफेक्टिव बोल्ट। अब क्या कराओगे? सोचो जरा, A बाय E1 क्या होगा? इवेंट ऑफ A क्या रिप्रेजेंट करता है? गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट। तो अब क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? उसी को मैं लिख लूंगा। A क्या रिप्रेजेंट करता है? A गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट, उसी को लिखूंगा। इवेंट ऑफ गेटिंग
डिफेक्टिव बोल्ट। कौन रहा है डिफेक्टिव बोल्ट, कौन दे रहा है? बाय मशीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई, जब मशीन 1 डिफेक्टिव बोल्ट दे रही है तो कितने परसेंट देती है? सोचो 1%, तो क्या आ जाएगा 1/100। ऐसे ही A बाई 2 क्या होगा? डिफेक्टिव बोल्ट का आना कौन देगा? मशीन 2। मशीन 2 डिफेक्टिव बोल्ट देगा, उसकी कितने परसेंट देगा? 2%, 2/100। A बाई 3 क्या होगा? डिफेक्टिव बोल्ट का आना कौन दे रहा है? मशीन 3 देगी। A बाई 3 क्या हो गया? 1%, तो क्या आएगा? 1/100। इन सब की वैल्यू कहाँ पर पा देना? आंसर आ गया। चलिए जरा ऐसे करने हैं क्वेश्चन, समझ भी रहे हो? चलो नाइन्थ भी मशीन वाला लिखा ही हुआ है, तो 9 तो इसी में करा देता है। पता है इसका क्या फायदा रहेगा? ये लिखा तो इसी में करा दूंगा, पर 9 तक करो, 10 तक हो जाएंगे बहुत है। 1 से लेके 10 तक कर लेना बहुत है। पहले 10 तक जो डाउट आएगा पूछ लेना, फिर मैं उसके बाद करा दूंगा। टोटल में कहते हैं 25 के करीब क्वेश्चन है। अच्छे एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल भी है, 25 ही है। ठीक है, कुछ नहीं है। पहले प्रोडक्शन देगा, इतनी समझ सबको होती है। उसके बाद वो क्या देगा? डिफेक्टिव बोल्ट। अगर वही ये बात क्या पूछता, दूसरा पार्ट पूछता क्या? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 2, तो आप क्या लिखते? E2 बाय, तो आपकी समझ आएगी। यहाँ पे E2 आ जाता, यहाँ पे भी 2, यहाँ A बाई 2, बाकी सारा क्वेश्चन वही रहता। तीसरा केस है, वो कहता है मशीन 3 देगी, तो मशीन 3 देगी तो क्या आएगा? E3 बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A बाई 3, तो यह सारा का सारा बाकी नीचे सेम रहता है। तो जो मशीन कहता है 1 कहेगा तो E1 बाय, 2 कहेगा तो E2 बाय, 3 कहेगा तो E3 बाय। अब इसमें क्या कह रहा है? एक मशीन है, इस बार 3 मशीनें X Y Z दे रखी हैं। इस बार जो मशीनें दे रखी है 9 इसलिए करा रहा हूँ, 1 मिनट का काम है। मशीन X दे रखी है, ये मशीन Y दे रखी है, ये मशीन Z दे रखी है। ये कितना बनाता है? कहता है 1000 वोल्ट बनाती है, ये 2000 बनाती है, ये 3000 वोल्ट बनाती है। वोल्ट है, वोल्ट बनाती है, वही नट वोल्ट है। कहता बनाते बनाते ये डिफेक्टिव बना देती है। कहता कितने? 1%, ये 1.5%, ये 2% डिफेक्टिव वोल्ट बना देती है। कहता है वोल्ट को सिलेक्ट करो एट रैंडम, फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी है? मशीन X ने दी है। एक वोल्ट को सिलेक्ट करो, ए वोल्ट इज सिलेक्टेड एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। पढ़ो बाकी बुक में से, बुक सामने रखो। फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X ने दी है। तो चलिए जरा, कहते हैं E1 E2 E3 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्शन ऑफ वोल्ट बाय मशीन X Y Z रिस्पेक्टिवली, X Y Z रिस्पेक्टिवली। तो मशीन जो X ने दिया वो कितना देता है? 60% नहीं, मशीन X कितना देता है? 1000 देता है ऑफ टोटल प्रोडक्शन का, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? फेवर अपॉन टोटल। फेवर में कितने हैं? 1000। E1 कितने प्रोड्यूस करते हैं? 1000। टोटल कितने हैं? सोचो, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, तो कितना हो गया? सोचो 1000 बाई 3 तो 5 6, 1/6 होगी। तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? 1/6 होगी। सोच लो 1000 बाई 6000, तो 1/6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी होगी? प्रोडक्शन कितनी देता है? 2000। किसका? टोटल का। टोटल में से 2000 की प्रोडक्शन इसकी है, बाय 6000, तो 1/3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो गया? फेवर अपॉन टोटल। लिख दिया मैंने, फेवर अपॉन टोटल। फेवर में कितने वोल्ट है? इसके 3000। टोटल कितने बना रहा है? 6000, तो क्या बनेगा? 1/2। ये है इनकी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या थी पहले वाली की? 1000 आउट ऑफ फेवर अपॉन टोटल होता है 1000 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कितनी है? टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 1000 2000 3000 6000 की, तो 1/6 हो गया। ए बिना इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव वोल्ट। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन X ने दी है? मशीन X मतलब पहली आपने मशीन X मानी है। कैसे? देखो E1 किसको मानना है आपने? सोचो मशीन X को मानना है, तो E1 A बाई 1, नीचे वही फॉर्मूला लगेगा। तो A बाई 1 क्या होगा? इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव वोल्ट बाय मशीन X है, तो मशीन X कितना देती है? 1%। A बाई 2 विद अ डिफेक्टिव वोल्ट बाय मशीन Y है, वो कितना देती है? 1.5%। तो क्या आ जाएगा? 1.5/100।
A/E3 क्या होगा, डिफेक्टिव वोल्ट देती है मशीन, Z देती है Z। A/E3 कितना देगा 2%, तो क्या होगा 2 का इनपुट किसमें करा दो 1 में, आंसर आ जाएगा। ये मतलब चलिए 10 तक क्वेश्चन करिए, बाय, फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे इसको। ये प्रोडक्शन ही लिखा है भाई, क्या हो गया, बोल रही प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन लिखा बता दो, दिया है प्रोडक्शन है भाई, क्या हो गया, पढ़ो जरा, बुक में नहीं पढ़ रहे हो, गेटिंग एन इफेक्टिव वोल्ट, तो प्रोडक्शन है, रिप्रेजेंट प्रोडक्शन है ऑफ बोल्ट्स की बाय मशीन XYZ, तो प्रोडक्शन लिखना, उसमें क्या है बात है। चलिए करना अब इसको, अब मैंने 10 तक खींच दिया तुम्हारा काम, अब तुम खुद करो।